हाँ चलो भाई, हो गई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। पॉज, स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ चलो भाई, हो रही रिकॉर्डिंग। ओके चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यस, तो चलें भाई। ओके, सो 7 पार्टिसिपेंट आ गए हैं, एक बार फिर से सब लोगों को वेलकम। और अब हम फाइनली अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में देखेंगे, पूरा माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मजा आने वाला है आज की क्लास में। सो सबसे पहले भाई, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? तो जैसे देखें, हमारे पास जो टाइटल वाली स्लाइड है, कहाँ गई? यस, ये वाली स्लाइड देखिए। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होता है भाई? जनरली अगर हम देखें, जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई कुछ कुछ राय राय कायम करते हैं जिसके बारे में हमें कुछ सुना नहीं होता, तो अगर पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुनते हैं ना, तो कुछ इस तरह की मीठी मीठी चीज़ें आती हैं, खाना वाना आता है, ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, नूडल्स, स्पेगेटी, पता नहीं क्या क्या आता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं, या फ्रूट टाइप की चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में। ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट जितने ज्यादा टेस्टी होते हैं उतने ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, इनके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इंशाल्लाह आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है और कैसे हम इनको पढ़ सकते हैं। तो चलें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कि हर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास होते क्या हैं। यस, तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है? यस, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं भाई? एक पुरानी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की। यस, एक पुरानी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं? कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है, या सिंपली इन्हें बोला जाता था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन है, कार्बन में हमारे पास क्या जुड़ गया? वाटर जुड़ गया है। और इसने क्या बना दिया? कार्बोहाइड्रेट बना दिए। पुरानी डेफिनेशन ये होती थी। और इसमें जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन की जो रेशियो है ना, वो वही होती है जो वाटर के अंदर होती है, 2:1। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होता है? C6H12O6। राइट, ये होता है हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या है? कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है? वाटर है, वाटर जुड़ा हुआ है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की देखो रेशो वही है जो कि हमारे पास वाटर के अंदर होती है, 2:1 की रेशो। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं ना, C6H2O6, ऐसा करके लिख सकते हैं। राइट, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो अगेन से यही फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियसली लोगों का ये ख्याल था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इनमें कार्बन होता है और साथ में वाटर जुड़ा रहता है। और वाटर में जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाटर एवापोरेट हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, डेफिनेटली ऐसा होता भी है। आप शुगर लें घर पे, ठीक है, जैसे सुक्रोज ले लें या ग्लूकोज ले लें, उसके अंदर एसिड मिलाएं, या उसको फॉर एग्जांपल तवे पे हीट कर दें, या किसी भी तरह से। अगर आप लोगों ने चाय बनाई हो, तो अगर चीनी साइड पे गिर जाती है, शुगर थोड़ी सी, तो क्या हो जाता है? वहां से वहां से धुआं उठता है। वो धुआं क्या होता है? वो वाटर उठ वहां से एवापोरेट हो जाता है, और वहां पीछे काला कार्बन रह जाता है, ब्लैक ब्लैक कार्बन रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी देखो, ये पुराने वाली डेफिनेशन इस तरह से सही आ रही है। लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने देखा कि सारे कंपाउंड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते जिस जिस चीज को फॉलो करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो जो एसेंशियली कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट वाली प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। मतलब ये जो जर्नल फॉर्मूला है ना, इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो पुरानी डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, वो इस वाले जर्नल फॉर्मूले को फॉलो कर रही थी ना, CnH2O n। ये तो इंटर में भी पढ़ा होगा, राइट? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे हम 6 रखते हैं लेट से, तो ये हो जाएगा C6H2O, और यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर 6 लिख दो। तो हमारे पास अगेन से वही C6H12O6 आ जाएगा। तो जर्नल फॉर्मूला ये वाला फॉलो कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन बाद में हमारे पास देखो कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जहाँ पे मुझे एक वाइट बोर्ड लेने की जरूरत है। कहाँ से लेके वाइट बोर्ड? यस, एक वाइट बोर्ड लेने की जरूरत। मोर, एक तो ना, कौन है भाई ये? ओके चले, मैं यही बता देता हूँ। एक तो ना, ये जूम पे ये बड़ा मसला है कि ये वाइट बोर्ड काफी देर से आता है। चले है, मैं स्टॉप।
यस, यहाँ पे देखें, मैं व्हाइट बोर्ड ले लिया। अब देखें हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला था ना, CnH2ON, राइट। ये वाला जनरल फॉर्मूला, इस वाले जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट। अब सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट इस वाले जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे डीएनए के अंदर एक शुगर होती है जिसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज इस वाले फॉर्मूले को फॉलो कर नहीं करती, हालांकि वो कार्बोहाइड्रेट है, हमें पता है ये बात। उसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O4। ठीक है, ये इस वाले फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती। यहाँ पे आप कार्बन 5 रख दो, ठीक है, इस वाले इसके अकॉर्डिंग अगर जाओ, कार्बन 5 रख दो, कार्बन 5 रख दो, हाइड्रोजन बाहर 5 रखो, तो ये देखो ये बनेगा C5H10O5 बनेगा, O4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज राइबोज। राइबोज जो कि आरएनए के अंदर होती है, राइबोज के लिए तो ये सेटिस्फाई है, लेकिन डीऑक्सी राइबोज कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन फिर भी ये देखो इस जर्नल फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुराने वाली जो डेफिनेशन है ना, उसके साथ कोई मसला है। इसी तरह से ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, या इसको इस तरह से लिखते हैं, HCHO करके लिखते हैं। अब ये देखें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जर्नल फॉर्मूले को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। अगर एक कार्बन यहाँ तुम रखो C1H2O और बाहर ब्रैकेट के 1 रखो, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या फॉर्मूला आता है? CH2O। और इसको अगेन अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये उसको हम मॉडिफाई करके लिखें तो यस, ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये पुरानी डेफिनेशन है ना, इसमें मसले मसाइल हैं। तो इसलिए साइंटिस्ट ने फिर क्या किया? न्यू डेफिनेशंस दी। ठीक है, और न्यू न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पुरानी डेफिनेशन क्या थी? कि दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये जर्नल फार्मूला CnH2ON को फॉलो कर रहे थे। अब उस वाले फार्मूले को हमने निकाल दिया। और अब क्योंकि इसमें मसले हैं, क्योंकि देखो डीऑक्सीराइबोज इसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो इस चीज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फिर इस वाली चीज के साथ मसला है, तो इसलिए फिर क्या हुआ? हमारे पास न्यू डेफिनेशन आई। न्यू डेफिनेशन क्या है? अब वो देखते हैं जरा हम कि न्यू डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो यस, न्यू डेफिनेशन हमारे पास ये रही, हमारे पास न्यू डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा, ये आप लोग देख लेना। यस, यहाँ पे न्यू डेफिनेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या है न्यू डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की? कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं। यस, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या है हमारे पास? द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है? कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? कि बहुत सारे OH ग्रुप, ठीक है, मल्टीपल OH ग्रुप। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, ठीक है, अल्डिहाइड के। और कीटोन के, कीटोन ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। या फिर ऐसे कंपाउंड जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करें। हाइड्रोलिसिस का मतलब ब्रेक डाउन कर, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च है, तो स्टार्च स्टार्च के अंदर क्या, अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास क्या बनता है? फिर ग्लूकोज बनता है, राइट। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप हों, इनके साथ साथ या एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो। ठीक है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसे कंपाउंड हमारे पास आए, ठीक है, जिनके अंदर क्या हो? एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो और पॉलीहाइड्रोक्सी वाली कंडीशन हो। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो न्यू डेफिनेशन है, ये इनकी स्ट्रक्चर पे दी गई है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। न्यू डेफिनेशन किस पे बेस्ड है? स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला है, कोई दिक्कत? स्टार्च वाला रिपीट कर दें? हमने कहा देखो, कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, या फिर ऐसे कंपाउंड जो जिनका हम हाइड्रोलिसिस करें, मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, मेरे पास ये बड़ा कंपाउंड है, इसको मैं बीच बीच में से तोड़ दूं, दिस इज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और इससे बनने वाले जो कंपाउंड हैं वो भी मेरे पास क्या हो? उनके अंदर भी ऐसी कंडीशन हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स की अगर बात करें हमारे पास, तो यहाँ देखें, ग्लूकोज का हमें पता है इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज का हमें पता है इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे देखें,
जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर क्या कौन सा ग्रुप होता है? उसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है। अगर सिंपली इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूं तो सी सी सी, ठीक है, इस तरह से हमारे पास होता है। कितने, 1 2 3 4 5, और एक कार्बन यहाँ पे 6। तो यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, और बाकी इधर से OH, इधर से OH, ठीक है, इधर से OH, इधर OH, और इधर टॉप पे क्या लगा दूंगा मैं? इधर टॉप पे मेरे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। बाकी सब जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया है। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, इस तरह से हमारे पास ग्लूकोज होता है, और फ्रक्टोज इस तरह से होता है। अब देखें हमारे पास क्या इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज। तो देखते हैं जरा कि इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यस, यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले क्या है भाई? पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन होनी चाहिए। तो देखो, एक OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप, तीसरा OH ग्रुप, चौथा OH ग्रुप, और पांचवा OH ग्रुप। हो गई ना पॉलीहाइड्रोक्सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर दूसरा क्या है? अल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन्स। अच्छा, ये एंड नहीं आएगा, और आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये तो सबको ही पता होगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और साथ साथ में क्या है? बहुत सारे OH ग्रुप हैं। तो हो गया है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली इधर फ्रक्टोज में है। तो फ्रक्टोज में ये कौन सा ग्रुप है? जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड पे कार्बन कार्बन चेन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। सॉरी, उसे हम कीटोन कहते हैं। और इसमें भी देखो कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 चारो, पांचो, 5 OH इधर भी हैं। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी वाली कंडीशन, इसमें कीटोन नहीं है, इसमें एल्डिहाइड, सॉरी, इसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसमें कीटोन है। तो ये देखें हमारे पास क्या है? ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। ये तो सिर्फ मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने सारे बहुत सारे मोनोसेक्राइड आ सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आते हैं? दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। इसकी बात आगे हम जाके करेंगे लेक्चर्स में कि कैसे इनको ड्रॉ किया जा सकता है। मेजोरिटी कार्बोहाइड्रेट आपको इस तरह की स्ट्रक्चर में मिलेंगे। ठीक है। और फिर इस तरह के स्ट्रक्चर्स में, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड दिस इज क्लोज चेन स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर से क्लोज चेन कैसे बनानी है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके। नाउ इसके बाद हमने न्यू डेफिनेशन देख ली कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या कीटोन ग्रुप होता है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे ऐसे कंपाउंड हमें मिलते हैं, तो उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर है, पुरानी और न्यू। अब जो डीऑक्सीराइबोज वाली बात है ना, जो डीऑक्सीराइबोज, उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो CHO। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन से ही ड्रॉ करने में इजी रहता है, तो जल्दी जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। तो ये होता है डीऑक्सीराइबोज, OH OH। ठीक है, और OH, इधर से H, इधर से H, इधर से H, और इधर से CH2OH। ठीक है, ये राइबोज होती है। ये इसके इस कार्बन नंबर 2 जो है, ये वाला कार्बन नंबर 2, इधर से इस OH को हटा लो, यहाँ पे क्या लगा लो? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, सिर्फ हाइड्रोजन लगा लो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये डीऑक्सीराइबोज। ठीक है। और डीऑक्सीराइबोज भी हमारे पास क्या है? डीऑक्सीराइबोज भी हमारे पास अब क्या है? न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये कार्बोहाइड्रेट है। देखो, अल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर आ गया, यस आ गया। एक OH, दो OH, और तीन OH, पॉलीहाइड्रोक्सी वाली कंडीशन भी आ गई, यस आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना कि पुरानी डेफिनेशन क्या है और न्यू डेफिनेशन क्या है? ये स्ट्रक्चर नहीं आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे बेटा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। ठीक है, डोंट वरी, हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का आपको। ओके, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। मेजोरिटी ये चीज आप लोग इंटर में पढ़ चुके हो, बस सिर्फ बेस लाइन बनाने के लिए, मेजोरिटी बेस लाइन बनाने के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे जो मेन चीज है हमारी, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे होगी, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, और कैसे इनके स्ट्रक्चर को बनाया जाए, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे पहले अगर कार्बोहाइड्रेट की हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट को हम ना मल्टीपल उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। हम इनको टेस्ट के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं, शुगर नॉन शुगर। हम इनको ना जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके भी पे भी कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हम इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ के स्ट्रक्चर सिंपल होते हैं, कुछ के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है उसके भी पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हम बोलते हैं सिंपल शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस है। ठीक है, ये बेस्ड अपॉन मोनोसेक्राइड यूनिट है कि कितने मोनोसेक्राइड यूनिट है उसके अंदर।
तो ये वाली क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाली आती भी है अक्सर। तो और ये वाली आप लोगों ने प्रोबेबली पढ़ी भी होगी। तो इस वाली क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस वाली क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स को अब अलग अलग जगह पे ना डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा आप लोगों को। अब कई बुक्स कहती हैं कि भाई ये चार क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, सॉरी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड और देन पॉलीसेक्राइड। कहीं पे ये डाइसेक्राइड वाली कैटेगरी नहीं होती। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ये डाइसेक्राइड को वो ओलिगोसेक्राइड के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। ये देखो आगे लिखा हुआ है ना, 2 से लेकर 10 तक के शुगर यूनिट्स। तो यहाँ इंटीग्रेट करके पढ़ लेते हैं। चाहे आप ऐसे पढ़ें, ठीक है, चार चार टाइप्स पढ़े, या फिर चाहे आप तीन पढ़े, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, दोनों ही सही हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स हमारे पास क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। नंबर वन चीज। नंबर दो, इनके अंदर एक शुगर यूनिट होता है। क्या होता है? एक शुगर यूनिट। अब ये शुगर यूनिट क्या होता है भाई? तो जब बेसिक फ्रेमवर्क होता है जिससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसे हम शुगर यूनिट कहते हैं। जैसे एक फ्रक्टोज, ये एक शुगर यूनिट है। ठीक है। एक ग्लूकोज, ये एक शुगर यूनिट है हमारे पास। ठीक है, दो ग्लूकोज मेरे पास बन गए तो ये माल्टोज बन गया। तो माल्टोज में कितने शुगर यूनिट हैं? दो शुगर यूनिट। ठीक है। एक फ्रक्टोज, एक ग्लूकोज मेरे पास बन गया तो मेरे पास बन गया सक्रोज। तो इसके अंदर कितने शुगर यूनिट हैं? दो शुगर यूनिट। ठीक है। लेकिन हम मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं भाई? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं? ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इनमें एक सिंगल शुगर यूनिट होता है। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और ग्लैक्टोज है, मैनोज है, सोर्बोज है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड और पता नहीं क्या क्या। आगे हम देखेंगे भी। मोनोसेक्राइड आज की क्लास मेजोरिटी मोनोसेक्राइड्स को हम कवर करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास डाइसेक्राइड्स आते हैं। डाइसेक्राइड्स में क्या होता है भाई? जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स आपस में मिलेंगे ना, तो हमारे पास क्या बनेगा? डाइसेक्राइड बनेगा। ठीक है। जब दो शुगर यूनिट मिलके बनेंगे, आपस में ग्लाइकोलिसिडिक बॉन्ड के ज्वाइन होंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा? डाइसेक्राइड। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है टू शुगर यूनिट्स। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास माल्टोज आता है। माल्टोज में क्या होता है? एक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है। सक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। और लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिल रहे हैं और हमारे पास क्या बन रहे हैं? डाइसेक्राइड्स बन रहे हैं। फिर इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी है ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड में इसने देखो लिखा हुआ है 2 to 10 शुगर यूनिट्स। 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स या 2 to 10 शुगर यूनिट्स। तो इसमें हमारे पास 2 से लेके 10 तक के शुगर यूनिट्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तो इसमें भी हैं। तो देखो टेक्निकली ओलिगोसेक्राइड में जो डाइसेक्राइड है वो ओलिगोसेक्राइड के अंदर ही आता है। ठीक है। तो जब 2 से लेके 10 तक के शुगर यूनिट्स होते हैं तो उन्हें हम कोई अलग से नाम नहीं देते, बस कलेक्टिवली एक कैटेगरी में रख देते हैं और उसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। इसकी एग्जांपल में रेफिनोज है, या ट्राइसेक्राइड होता है, इसके अंदर 3 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं। स्टेकियोज के अंदर भी आई थिंक 3 होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है? ओलिगोसेक्राइड्स। ठीक है। एंड देन फाइनली हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? पॉलीसेक्राइड्स जब 10 greater than 10 शुगर यूनिट, जब 10 से ज्यादा शुगर यूनिट आ जाए ना, तो फिर हमारे पास वो पॉलीसेक्राइड्स में आएगा। इसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें एक्स्ट्रा कवर करेंगे, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकिन है। ठीक है। अ, और बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं इसके अंदर। कुछ हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? ये बेसिक क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट्स की। इधर 1 शुगर यूनिट, इधर कितने? 2 शुगर यूनिट। इधर 2 से लेके 10 तक के शुगर यूनिट, और इधर ग्रेटर देन 10, सॉरी ग्रेटर देन 10। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कितने शुगर यूनिट मिलेंगे? 2 शुगर यूनिट मिलेंगे। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कितने मिलेंगे? डिपेंड करता है कि उसके अंदर मोनोसेक्राइड कितने हैं। अगर हमारे पास लेट्स से बोलूं मैं 9 शुगर यूनिट हैं, उसका मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे 9 शुगर यूनिट मिलेंगे। 9 कार्बन वाला, 9 शुगर कंटेनिंग, सॉरी 9 हमारे पास मोनोसेक्राइड कंटेनिंग ओलिगोसेक्राइड है, तो उसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो मुझे 9 शुगर यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स में कैसे क्या क्या चीजें आती हैं, माल्टोज का स्ट्रक्चर कैसा है, सक्रोज का कैसा है, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को ये चीज? इसके बाद हम ना मोनोसेक्राइड्स को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि
बेस स्ट्रांग होंगी ना, तो आगे फिर कोई मसला नहीं होगा ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अरे भाया एक बार क्लियर कर दो। कोनो किसी का सवाल है का या नहीं है? समझ आ रहा है? क्रिस्टल क्लियर। आओ बेटा बीबीसी, बताओ जरा क्रिस्टल क्लियर क्या समझ आया तुम्हें? चले है, टाइम वेस्ट होगा, आगे चलते हैं। ओके, सो अब हमारे पास देखें यहाँ पे एक और चार्ट है। यहाँ पे एक बार फिर से क्लासिफिकेशन है। अब हम हमारा मेन फोकस है मोनोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड को हम डिटेल में देखेंगे, पॉलीसेक्राइड को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन जरा मोनोसेक्राइड को थोड़ा सा डिटेल करें। तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनमें हमें क्या बोला कि दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम फर्दर क्या नहीं कर सकते, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ठीक है। और इसके अंदर फिर फर्दर हमारे पास मोनोसेक्राइड्स को फिर फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। फर्दर इनको ना हम दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं, मतलब दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मोनोसेक्राइड की, ठीक है। इसके दो बच्चे और निकल गए। और अब दो बच्चे कैसे भाई? एक तो उनको ना फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक कि उनके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके उसके बिहाफ पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ना जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो 3 से लेके तकरीबन 7 तक के शुगर यूनिट्स होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तीन को हम क्या बोलते हैं? ट्राई बोलते हैं। और शुगर के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो ओज यूज होता है, ठीक है। तो जो 3 कार्बन वाले होंगे वो होंगे हमारे पास ट्रायोज। इसीलिए चार को हम क्या बोलते हैं? टेट्रोज, ठीक है। चार को हम टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा, और आगे सफिक्स लगा दो ओज, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? टेट्रोज, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम हम मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, और इनको फंक्शनल ग्रुप की बिहाफ पे भी क्लासिफाई किया जाता है। अब जरा आगे आगे वाली स्लाइड्स में देखें। इसमें हम बाकी देखें ओलिगोसेक्राइड्स को, देखो फर्दर डिटेल, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, ठीक है। और आगे देखो एग्जांपल्स भी दी, रेफिनोज, स्टेकियोज। और पॉलीसेक्राइड भी दो तरह के, होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इन्यूलिन, ये होमोपॉलीसेक्राइड्स हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन, हेलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रेंटोइन सल्फेट, कैरेटिन सल्फेट और अगार, ये हमारे पास हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड में ना कुछ नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज भी आ जाती है, देखेंगे आगे। लेकिन आज की क्लास डेडिकेटेड मोनोसेकेराइड्स के ऊपर है। ओके, अब मोनोसेकेराइड्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन थी हमारी, वो हमने दो बेसिस पे की। एक बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 से स्टार्ट होते हैं, तो 3 वालों को हम ट्रायोज कहते हैं। फिर 4 वाले ट्रायोज हो गया, 3 वाला, ठीक है। फिर 4 वाला क्या हो गया? टेट्रोज हो गया। फिर 5 वाला पेंटोज। फिर 6 वाला हेक्सोज, ठीक है। और आगे 7 वाला भी होता है, लेकिन 6 तक आप लोग रखो तो इतना काफी है आप लोगों के लिए। सीजो हेप्टोलोज भी होता है, सीजो हेप्टोलोज 7 वाला होता है, हेप्टोलोज, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, हमने इनिशियली बात की थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास दो टाइप्स के, जब स्ट्रक्चर में हम देख रहे थे, इनिशियल डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे कि द कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। तो अब ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, इनको फर्दर हम बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक अल्डोजिस और दूसरा कीटोजिस। जो हमारे पास अल्डोजिस होते हैं उनके अंदर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्डिहाइड, CHO। और जो कीटोसिस होते हैं उनमें हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायोज है ना, इसकी फिर फर्दर और दो बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये ट्रायोज अल्डोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और ट्रायोज कीटोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जब ये अल्डोज फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इधर से H और इधर से CH2OH, ठीक है। अब मीटिंग खत्म होने वाली है भाई, दोबारा से ज्वाइन करना आप लोग, फिर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है।
तब तक हमारी मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे कि कैसे इनका स्ट्रक्चर सब हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से अब ट्रायोज में जो कीटोज होगा उसका नाम होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। और स्ट्रायोज से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी राइज होगी, पहले ट्रायोज, फिर टेट्रोज। अब टेट्रोज भी दो में एग्जिस्ट करेगा, एक कीटोज वाली फॉर्म और एक अल्डोज वाली फॉर्म। अब अल्डोज वाली फॉर्म इसकी दो आ जाती हैं, एक एरिथ्रोज और एक थ्रियोज। अब ये दो कैसे आ जाती हैं भाई? ऊपर तो एक ही है, नीचे दो कैसे आ गया? तो बात करेंगे इसके ऊपर कि यहाँ पे दो कैसे आ गया। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाती है, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाती है। इसकी वजह से दो फॉर्म बन जाती है, एरिथ्रोज थ्रियोज। आगे जाओ तो पेंटोज फर्दर तीन टाइप्स बन गई भाई। अच्छा खैर, टेट्रोज में मैंने दूसरा नहीं बताया। टेट्रोज में जो चार कार्बन वाला होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोलोज, ठीक है। फिर पेंटोजिस, पेंटोजिस आ जाती हैं। तो पेंटोजिस में जो अल्डोजिस फॉर्म होती हैं वो जाइलोज है, राइबोज है और एरेबेनोज है। और वहीं पे जो कीटोज वाली फॉर्म है वो क्या है? राइबोलोज। हेक्सोजिस में भी यही दो कैटेगरी होंगी, अल्डोज और कीटोज। अल्डोज में हमारे पास ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और कीटोज वाली कैटेगरी में फ्रक्टोज। तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है ना? मोनोसेक्राइड की दो क्लासिफिकेशन, अल्डोजिस, कीटोजिस, ट्रायोजिस, ये सारी क्लासिफिकेशन क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर भी बनाए, बनाएंगे। बीबीसी अपना कैमरा ऑफ कर दो, कैमरा किसका ऑन है? बंद कर दीजिए अपना कैमरा। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है सब? सब लोगों को ये चीज क्लियर है? अब हम देखेंगे कि भाई इसके तीन फॉर्म कैसे बन गए, ठीक है। और यहीं से फाउंडेशन है, यहीं से चीजें स्ट्रॉन्ग करें अपनी। भाई कैमरा किसका ऑन है? बनाए। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर ये होता है भाई, ये लो, CH2OH, और यहाँ नीचे से CH2OH, दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। हम देखेंगे, सबके स्ट्रक्चर देखेंगे, डोंट वरी। वक्त नवाज कैमरा दे बंद आगा यार। 7 मिनट बाकी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक, अनटैप करके पूछ सकते हैं भाई, किसी को कोई जी जी। हम पश्तो में बीच बीच में हम पश्तो का लफ्ज भी बोलेगा, हम फारसी भी बोलेगा, हम इंग्लिश भी बोलेगा। हमरा मर्जी, हमरा क्लास, हमरा मर्जी। आप कौन होता है हमको रोकने वाला? हमरा मोर्जी, हम जो बोला वो बोलेगा। पंजाबी भी बोले? सिंधी? ओ सिंधी तो वो सॉन्ग बड़ा फेमस है ना, पल्ला मछली खिलाऊं तो मैं सिंधु दरिया के किनारे, पत्नी क्या है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? और एक बर्गर्स वाली लैंग्वेज भी है, जो टंग को पत्नी इतना ट्विस्ट करते थे। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टल क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग। एक्चुअली में ना मैं, क्लियर है यहाँ तक? अरे भाया, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है का? सबको क्लियर है? नहीं है? ओके ओके, चलें ठीक है। तो हमारे पास ट्रायोजिस, सॉरी, जो मोनोसेक्राइड हैं उनमें दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने देखी। एक बेस्ड अपॉन कार्बन एटम, कार्बन एटम की बिहाफ पे हम इसको जिसमें तीन होंगे उसको ट्रायोज बोलेंगे, जिसमें चार होंगे टेट्रोज, पांच होंगे पेंटोज, छह होंगे हेक्सोज, ठीक है। अब ये ट्रायोजिस फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक वो जिसमें हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा उन्हें हम अल्डोजिस कहेंगे, और एक वो जिनमें कीटोन ग्रुप होगा उन्हें हम कीटोजिस कहेंगे। जो ट्रायोजिस जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है उसे हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और ये किसकी जो कीटोन फॉर्म होती है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होती है। और यहीं से बात की शुरुआत होती है। और अगली अब 5 मिनट बाकी क्लास एंड अप होने में। जब नेक्स्ट क्लास मतलब स्टार्ट होगी तो हम इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। बाकी अभी तक यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े फिर।
चलें भाई, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आगे अब हम बात करते हैं। अच्छा, अब मोनोसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज देख लें एक बार, और देन इसके बाद फिर फाइनली न्यू क्लास में हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। सो मोनोसेकेराइड्स की अगर क्लासिफिकेशंस की बात करें हम, तो मोनोसेकेराइड को हम क्लासिफाई प्रॉपर्टीज। भाई साहब भाई, माइक ऑफ कर दो। कौन है ये टक टक कर रहा है चूहे की तरह? बख्तनवाज, माइक ऑफ कर दो यार। ओके, सो मोनोसेकेराइड की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोनोसेकेराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये ना एकदम वाटर के अंदर बहुत अच्छे से सोल्यूबल होते हैं, और ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोन डी, जब बहुत गर्मी लग जाती है तो वो जो सस्पेंशन सा बना के पीते हैं आप लोग, स्वीट इन टेस्ट होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है भाई, हाईली सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। नंबर थ्री, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकते इनका, फर्दर हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और नंबर चार पॉइंट ये है इनका, कि हमारे पास ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन और इमोर्फस का तो पता होगा सब लोगों को। एक इमोर्फस फॉर्म होती है, जो आटा होता है वो इमोर्फस होता है, और जो क्रिस्टलाइन, जैसे क्रिस्टलाइन आप लोगों ने देखा होगा, नमक चुभता है, ठीक है। तो ये मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, और इसी के साथ साथ हाईली सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, ये सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है, इनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर, स्वीट टेस्ट, क्रिस्टलाइन, और क्या है, बस यही कुछ चीजें। और ये मोस्टली कलरलेस होते हैं, या कलरलेस होते हैं, या वाइट होते हैं, कलर इनका वाइट होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी। अब ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अब जरा केमिकल प्रॉपर्टीज पे हैं, अभी पता लगेगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई, ये हमारे पास ना फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी कीटल। क्या होता है ये हेमी एसिटल हेमी कीटल? ये जब साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो हम देखेंगे। अलबत्ता जो जो कीटोज फॉर्म में होते हैं ना, वो हेमी कीटल बनाते हैं, और जो अल्डोज फॉर्म में होते हैं ना, वो हेमी एसिटल बनाते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में रखें याद। इसके साथ साथ न्यू कायरल सेंटर। अच्छा, ये हमारे पास जब हमारे पास क्या होता है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में आते हैं ना, तो इनके ना दो एनोमेरिक फॉर्म बन जाती हैं, दो एनोमर्स बनते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। पढ़ा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, देखेंगे हम आगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ इनमें और क्या होता है, इनमें कायरल कार्बन्स होते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन्स क्या होते हैं? कायरल कार्बन होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म आती है, ठीक है। और क्या होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और कैसे हम इनके स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं सारे, वो अभी हम आने वाली क्लास में देखेंगे। बाकी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यस, तो पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा कार्बन जिसमें चार डिफरेंट टाइप्स के वो अटैच हों। बस अगली क्लास में फुल एडवांस होगा, डोंट वरी, ठीक है। यस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना बस 1 मिनट रह गया है क्लास खत्म होने में, न्यू क्लास में हम न्यू चीजें देखेंगे। क्रिस्टल क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब जिन लोगों को एडवांस का बहुत शौक है ना, तो आइए अब हम देखेंगे अगली क्लास में। बेटा, ये कौन है, कौन बदतमीजी कर रहा है क्लास में आके? अच्छा नहीं लगता ना यार, बंद करो अपना मोबाइल यार। ओके, सो इन एनश्यूमर्स, जिनको बहुत एडवांस पढ़ने का शौक है ना, अभी देखते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखते हैं, ठीक है। ये केलियनी फिशर सिंथेसिस, एडवांस लेवल की चीजें पढ़ते हैं अभी। सारे आइसोमर्स ग्लूकोज के देखते हैं। उसके बाद ये सारे 16 के 16 आइसोमर्स, फिर ये फ्रक्टोज के सारे आइसोमर्स। डोंट वरी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म्स,